बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट टू। यूनिट टू है बेसिक स्टैटिकल कंसेप्ट। एजुकेशनल स्टैटिस्टिक्स में बेसिक स्टैटिकल कंसेप्ट्स के हवाले से आज हम क्या कुछ पढ़ेंगे। यहाँ पे हमने वो सारी बातें लिख दी हैं कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ यूनिट द स्टूडेंट विल बी एबल टू एक्सप्लेन वेरिएबल एंड इट्स टाइप। वेरिएबल को हम एक्सप्लेन करेंगे और उसकी टाइप्स को पढ़ेंगे। सेकंड में हम एक्सप्लेन डाटा एंड इट्स टाइप, फिर हम डाटा को पढ़ेंगे और उसकी टाइप्स को पढ़ेंगे। फिर हम पॉपुलेशन को पढ़ेंगे और उसकी टाइप को पढ़ेंगे और लास्ट में हम सैंपल और उसकी टाइप्स को एक्सप्लेन करेंगे। हमने चार बातों को एक्सप्लेन करना है, वेरिएबल और उसकी टाइप्स को, डाटा और उसकी टाइप्स को, पॉपुलेशन और उसकी टाइप्स को, और सैंपल और उसकी टाइप्स को। हम वेरिएबल्स को ऑलरेडी भी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस चैप्टर्स में। आज हम एक और अंदाज के साथ जो है वेरिएबल को डिस्कस करेंगे, ताकि वेरिएबल्स को जितने भी तरह से एक्सप्लेन किया जा सकता है या रिसर्च में उसका इस्तेमाल होता है उसके हवाले से आप अवेयर हों, क्योंकि वेरिएबल वर्ड जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके रिसर्च के हवाले से, आपके स्टैटिस्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से। इसलिए इसकी अंडरस्टैंडिंग का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम स्टार्ट करते हैं वेरिएबल एंड डाटा। तो सबसे पहले हम वेरिएबल ले लेते हैं। हेडिंग हमारे पास है वेरिएबल एंड डाटा की, लेकिन पहले हम वेरिएबल को पढ़ते हैं, फिर उसके बाद डाटा को पढ़ते हैं। वेरिएबल जैसे प्रीवियस भी हम डिफाइन कर चुके हैं कि वेरिएबल बेसिकली आपके पास एक कैरेक्टरिस्टिक्स है जो वेरी करती है एक पर्सन से दूसरे पर्सन या एक थिंग से दूसरे थिंग्स में। वेरिएबल इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स दैट वेरीज from one person or things to another। सेकंड में क्या कहता है, it is a characteristic number or quantity that increase or decreases over time or takes different values in different situations। ना दूसरे में भी वही बात करता है कि अगर आपके पास वैल्यूज डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट आ रही हैं, वो चाहे आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स की हों, नंबर की हों या क्वांटिटी की हों, यानी वो इंक्रीज हो रही हैं या डिक्रीज हो रही हैं, तो उसको हम वेरिएबल का नाम देते हैं। इसी तरह वी कैन से दैट अ वेरिएबल इज अ क्वांटिटी दैट कैन अज्यूम एनी ऑफ अ सेट ऑफ वैल्यूज। वेरिएबल्स को हम सेट ऑफ वैल्यूज के हिसाब से भी हम लिख सकते हैं या एक्सप्लेन कर सकते हैं कि वी कैन से दैट वेरिएबल इज अ क्वांटिटी। आपकी वेरिएबल क्वांटिटी है दैट कैन अज्यूम एनी ऑफ अ सेट ऑफ वैल्यूज। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट अ वेरिएबल इज अ कैरेक्टरिस्टिक दैट वेरीज फ्रॉम वन पर्सन और थिंग टू अनदर। तो पहले वाला पॉइंट फिर दोबारा रिपीट हो गया। अब हम पढ़ते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ वेरिएबल्स, ताकि हमें वेरिएबल्स की ज्यादा अच्छी तरह से समझ आए जब हम एग्जाम्पल्स के साथ इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि एग्जाम्पल्स ऑफ वेरिएबल्स फॉर ह्यूमन आर हाइट, जैसे इंसान की हाइट है मुसलसल चेंज हो रही है तो ये वेरिएबल है। वेट है मुसलसल चेंज हो रहा है तो वेरिएबल है। एज मुसलसल चेंज हो रही है आपके पास, तो आपके पास क्या है, आपके पास वेरिएबल। ऐसे नंबर ऑफ सिबलिंग्स है, बहन भाइयों की जो तादाद है वो मुसलसल चेंज होती रहती है। इसी तरह हर ही उम्मन जो है वो कोई किसी कंट्री में पैदा हुआ है, कोई किसी कंट्री में पैदा हुआ है, तो इसे आपके पास कंट्री ऑफ बर्थ। इसी तरह बिजनेस, इनकम एंड एक्सपेंसेस, कैपिटल, एक्सपेंडिचर, मैरिटल स्टेटस, मैरिटल मीन आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं। इसी तरह आई कलर, सबका आई कलर एक जैसा नहीं होता, कुछ के तो बड़े यूनिक से भी होते हैं आपके पास, ब्राउन से या आपके पास है। इस तरह जेंडर ना, कोई मेल है, कोई फीमेल है, कोई शीमेल है। एंड क्लास, ग्रेड्स, और क्लास के जो नंबर्स हैं, ग्रेड्स हैं, ये लेवल है, कोई 1 क्लास में पढ़ता है, कोई 2 में पढ़ता है, कोई 3 में पढ़ता है। तो ये सारी चीजें आपके पास चाहे ह्यूमंस यानी लिविंग के अंदर कोई आपके पास क्वालिटीज हैं या क्वांटिटीज हैं, या आपके पास नॉन लिविंग में है, तो जिसमें भी वेरिएशन होगी उनको हम वेरिएबल का नाम देंगे। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स।
थोड़ा सा इस हेडिंग्स को समझिएगा कि हमने टाइप्स के हवाले से हमने प्रीवियस बात कर ली है कि इन जनरल दो तरह के वेरिएबल होता है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और दूसरा डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और तीसरा हमने एक साथ और अटैच कर दिया था एक्सट्रेनियस वेरिएबल। साथ मैंने ये कहा था कि इसके अलावा भी वेरिएबल्स की और भी बहुत सारी टाइप्स हैं जिनको हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो आज हम उन्हीं टाइप्स को जो ज़्यादा कॉमन है या कम कॉमन है, उन सारी टाइप्स को मैक्सिमम आज हम एक ओवरव्यू लेने की कोशिश करते हैं, ताकि हमें पता चल जाए कि ओवरऑल वेरिएबल्स को कितनी तरह के टाइप्स में डिस्कस किया जाता है। तो एक और अंदाज में टाइप्स ऑफ वेरिएबल को तीन मुख्तलिफ तरीकों में कैटेगराइज किया गया है। पहला है जी आपके पास कैजुअल रिलेशनशिप, दूसरा है डिजाइन ऑफ स्टडी, तीसरा यूनिट ऑफ मेजरमेंट। इनके हिसाब से वेरिएबल्स को कैटेगराइज किया गया है। थोड़ा सा समझिएगा, हेडिंग्स टाइप्स की ही है, लेकिन आपके पास कैजुअल रिलेशनशिप के हवाले से हम वेरिएबल कौन कौन से वेरिएबल्स इस्तेमाल करेंगे या कितनी तरह के वेरिएबल्स होते हैं, या डिज़ाइन ऑफ स्टडी के हिसाब से जब हम रिसर्च को कंडक्ट कर रहे होंगे तो तब जो हम वेरिएबल इस्तेमाल करेंगे उनको हम क्या क्या नाम देंगे या किस तरह के वेरिएबल्स वहाँ पे इस्तेमाल होने हैं, या इसी तरह जब यूनिट ऑफ मेजरमेंट का हम इस्तेमाल कर रहे होंगे तो उसके में जब जो वेरिएबल हम यूज़ करेंगे तो उनको हम क्या नेम देंगे। तो वेरिएबल्स को इस हिसाब से समझना है। इन जनरल जब आपसे पूछा जाएगा टाइप्स ऑफ वेरिएबल तो आपने वही तीन चेन में रखनी है, डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट है और साथ आपके पास एक्सट्रेनियस। अब वो दोबारा यहाँ भी आगे स्लाइड्स में उनका जिक्र होगा, किसी एक कैटेगरी के अंदर वो आपके पास डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का भी जिक्र आ जाएगा। सबसे पहले कैटेगराइज हमने किया वेरिएबल को द कैजुअल रिलेशनशिप के हवाले से, ठीक है ना, जिसमें काज एंड इफेक्ट की बात होती है ना, ऐसा रिलेशनशिप आपके पास कैजुअल रिलेशनशिप कहलाता है। इसके खिलाफ हमने 4 पॉइंट्स बनाए हैं जिसमें हमने कैजुअल रिलेशनशिप को समझने की कोशिश की है। अब वेरिएबल आपके पास वेरिएबल्स का वैसे ही मतलब ये है कि जिसमें जो चेंजेबल हो, पर चेंज वेरिएबल्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंग अबाउट चेंज इन फिनोमेना। कि वेरिएबल जब चेंज हो रहा होता है तो वो जिम्मेदार होता है किसी भी फिनोमेना के अबाउट चेंज लाने के हवाले से। इसी तरह वेरिएबल्स विच अफेक्ट द लिंक बिटवीन कॉज एंड अफेक्ट वेरिएबल। तो आपके पास दो तरह के वेरिएबल होता है, एक कॉज होगा और दूसरा है और दूसरा उसका अफेक्ट होगा। समझते हैं ना, एक कॉज वजह होती है और वजह के असरात होते हैं। तो जो वजह वाला वेरिएबल वो कॉज कहलाता है और उसका अफेक्ट आपके पास अफेक्ट वेरिएबल्स कहलाते हैं। उन वेरिएबल्स क्या करते हैं, विच अफेक्ट लिंक बिटवीन कॉज एंड अफेक्ट वेरिएबल, वो भी कैजुअल रिलेशनशिप के अंदर आता है। आउटकम वेरिएबल्स विच रिजल्ट फ्रॉम द अफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ वेरिएबल, जो चेंज ऑफ वेरिएबल के अफेक्ट की वजह से जो आपके पास आउटकम आपके पास वेरिएबल आ रहा है वो भी कैजुअल रिलेशनशिप के अंदर आएगा। द कनेक्टिंग और लिंकिंग वेरिएबल which in certain situation are important to complete relationship between cause and effect। तो चारों में वही बार बार वही बात हुई है, cause and effect या effect और change की। तो ये connecting है या linking variable है which in किसी भी situation में are important to complete relationship। तो रिलेशनशिप को कैसे कंप्लीट करता है, काज एंड इफेक्ट के जरिए। तो इस तरह से जो कंसेप्ट आएगा वेरिएबल का वो कैजुअल रिलेशनशिप में आएगा। अब इसी में हम पढ़ते हैं कि अब हम जो वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ा था वही वेरिएबल यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं और कुछ और भी। कैजुअल रिलेशनशिप की जब हम बात करते हैं तो काज एंड इफेक्ट इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिया जाता है, डिपेंडेंट वेरिएबल लिया जाता है, एक्सट्रेनियस वेरिएबल लिया जाता है और इंटरवीनिंग वेरिएबल, 4 वेरिएबल यूज हो रहे हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल आप जैसे पहले वाले जो किसी पे भी डिपेंड नहीं करता, तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, बेसिकली आपके पास काज है, इट इज अ काज दैट ब्रिंग चेंज इन द सिचुएशन। इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो काज है कैजुअल रिलेशनशिप में जिसकी वजह से सिचुएशन में चेंज आती है, और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है आपके पास जो किसकी वजह से आ रहा है, काज की वजह से आ रहा है। इट इज चेंज दैट अकर ड्यू टू डिपेंडेंट
इन वेरिएबल, इट इज अ चेंज दैट अकर ड्यू टू, अच्छा इंडिपेंडेंट आना था, डिपेंडेंट नहीं आना था, यहाँ लिखा हुआ डिपेंडेंट वेरिएबल, एक्चुअली ये क्या है, तो थोड़ी सी लिखने में मिसिंग हो गई है। इट इज चेंज दैट अकर ड्यू टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से जो चेंज आ रही है वो अफेक्ट आपके पास आ जाएगा, वो डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा। एक्सट्रेनियस वेरिएबल, अच्छा अब ये वो वाला है कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर असरअंदाज होता है, ये भी हमने प्रीवियस डिस्कस कर लिया। दीज आर द वेरिएबल दैट अफेक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल, और उसकी मिसाल हमने जैसे है पढ़ी, इन्वायरमेंट है, मोटिवेशन है, मोटिवेशन की भी मिसाल मैंने आपको समझाई, इन्वायरमेंट की भी समझाई कि आप एक इन्वायरमेंट बनाते हैं, उसके बाद इन्वायरमेंट में अचानक चेंज, जैसे मिसाल आपको लाइट चाहिए और लाइट चली जाती है, लाइट आपने नहीं भेजी लेकिन चली गई, ठीक है, उसकी वजह से आपके वो जो सारे अरेंजमेंट किया होता है, जो लाइट से लिंक्ड होता है, वो सारा डिस्टर्ब हो जाता है। तो इस तरह से ये डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर क्या होता है, असरअंदाज होता है। मोटिवेशन के बारे में भी मैंने आपको बताया कि जो मोटिवेट एक ह्यूमन को करना होता है किसी सिचुएशन के हवाले से, किसी इवेंट के हवाले से, वो ह्यूमन एज खुद इटसेल्फ भी हो सकता है और एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से भी मोटिवेशन आ सकती है। जैसे मैं आप लोगों को आज रिजल्ट्स के हवाले से कुछ इस तरह से अल्फाज अदा करूं कि आप लोग वो अल्फाज सुन के कुछ अपने एहसासात और जज्बात को जो है मिनिमाइज कर लें और अपने माइंड को फोकस करें आज के लेक्चर की तरफ। ये भी हो सकता है कि आप खुद से ही सेल्फ लर्नड हो और कहें कि ठीक है रिजल्ट आ गया कोई बात नहीं है, अब लेट्स फॉरवर्ड, हम आगे देखना चाहिए। तो दोनों सूरतों में जैसे भी आपको मोटिवेशन मिलती है वो आपके पास एक्सट्रेनियस वेरिएबल कहलाता है। इस तरह इंटरवीनिंग वेरिएबल, इट इज अ लिंक बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। बाज़ वक़्त डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट डायरेक्ट आपस में लिंक्ड नहीं होते, तो उसके लिए एक अदर वेरिएबल की ज़रूरत होती है उनके लिंकेजेस के लिए, उसको इंटरवेनिंग वेरिएबल का नाम देते हैं। तो इस तरह से हमने कैजुअल रिलेशनशिप में है 4 वेरिएबल्स को पढ़ा, डिफरेंट आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, एक्सट्रेनियस वेरिएबल और इंटरवीनिंग वेरिएबल। अब इसी में कैजुअल रिलेशनशिप में हम फर्दर और भी कॉमन टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स पढ़ते हैं, कुछ ज़्यादा कॉमन है, कुछ कम कॉमन है, तो उनको हम थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करते जाते हैं। और समटाइम एक वेरिएबल जो होगा उसी का दूसरा नाम होगा, वेरिएबल वही होगा और वो वेरिएबल एक से ज्यादा नाम से हमारे पास होगा। सबसे पहले हम पढ़ते हैं बाइनरी वेरिएबल। बाइनरी वेरिएबल क्या है जी, आपके पास बाइनरी का लफ्जी मतलब भी आपको होता है टू होता है, दो। दीज वेरिएबल्स टेक ओनली टू वैल्यूज। मिसाल के तौर पर आपने जेंडर ले लिया ना, मेल और फीमेल, ऐसे ट्रू एंड फॉल्स ले लिया, ऐसे यस एंड नो ले लिया, ठीक है ना, ऐसे इम्प्रूव्ड और नॉट इम्प्रूव्ड ले लिया। इसी तरह कंप्लीटेड टास्क और फेल्ड टू कंप्लीटेड टास्क, जिसमें दो वैल्यूज की बात हो रही होती है, वो वेरिएबल बाइनरी वेरिएबल कहलाता है। इसी तरह कैटेगोरिकल वेरिएबल, कैटेगोरिकल वेरिएबल क्या है जी, यूजुअली एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल आर प्रिडिक्टर, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को प्रिडिक्टर भी कहते हैं, कंटेन वैल्यूज इंडिकेटिंग मेंबरशिप इन मोर देन वन पॉसिबल कैटेगरी, कि आपके पास जो कैटेगरी आ रही है वैल्यूज की वो मोर देन वन है, तो उस वक्त आप जो नाम देंगे वेरिएबल को वो कैटेगोरिकल वेरिएबल का नाम देंगे। मिसाल के तौर पर आपने जेंडर का वर्ड यूज किया, जेंडर एक आपने वेरिएबल लिया, अब उसके अंदर एक से ज्यादा वैल्यूज हैं, जैसे मेल और फीमेल, ठीक है ना। इसी तरह मैरिटल स्टेटस एक वेरिएबल आपने लिया, एक कैटेगरी बनाई, उसमें फिर आगे आपके पास क्या है सब वैल्यूज आ जाती हैं कि मैरिटल में मैरिड भी होता है, मैरिटल में सिंगल भी होता है, मैरिटल में डाइवोर्स्ड भी होता है और विडो भी होते हैं। आर ब्रांड ऑफ द प्रोडक्ट, या कोई भी प्रोडक्ट किसी मुख्तलिफ आपके पास जैसे ब्रांड है प्रोडक्ट के, उनको भी हम कैटेगराइज कर सकते हैं, जैसे क्लॉथ के ब्रांड हो गए, शूज़ के हो गए, कॉस्मेटिक्स के हो गए। इस तरह से जो है जब आप कैटेगराइज करेंगे तो वो वेरिएबल क्या कहलाएगा, कैटेगोरिकल वेरिएबल कहलाएगा। मीन इन मोर देन वन पॉसिबल कैटेगरी, जिसकी एक से ज्यादा पॉसिबल कैटेगरीज बन सकती हूँ। कॉन्फाउंडिंग वेरिएबल क्या होता है, कॉन्फाउंडिंग वेरिएबल दैट हैज हिडन इफेक्ट ऑन द एक्सपेरिमेंट, कि ऐसा वेरिएबल जो बज़ाहिर नजर ना आ रहा हो, असरअंदाज होता हुआ, लेकिन उसके हिडन असरात उस एक्सपेरिमेंट के ऊपर जो आप करने जा रहे हैं उसके ऊपर पड़ रहे हो और वो डायरेक्ट अपना
असर शो भी ना कर रहा हो, तो ऐसे वेरिएबल को कंफाउंडिंग वेरिएबल कहते हैं। तो जिस आप जब आप एक्सपेरिमेंट करेंगे उस वक्त आपके पास कुछ ऐसे इफेक्ट्स होंगे जो आपको क्लियर पता चल रहा होगा कि इनकी वजह से आपके एक्सपेरिमेंट अफेक्ट हो रहा है, और कुछ ऐसे भी होंगे कि जो आपके पास हिडन होंगे और आप उनको फाइंड आउट नहीं कर पा रहे होंगे। तो ऐसे वेरिएबल को कंफाउंडिंग वेरिएबल का नाम दे देते हैं। इसी तरह कंटिन्यूअस वेरिएबल आर वेरिएबल विच इनफिनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज, जिसमें जब हम वैल्यूज इनफिनिट लेते हैं लामहदूद, एंड इट्स वैल्यूज आर ऑब्टेन्ड बाय मेजरिंग, और ये वैल्यूज कैसे मेजरिंग के थ्रू हम हासिल करते हैं। मिसाल के तौर पर हाइट एंड वेट ऑफ स्टूडेंट इन क्लास, टाइम इट टेक्स टू गेट द स्कूल, डिस्टेंस बिटवीन लाहौर एंड कराची ईटीसी है। तो ये आपके पास क्या है, यह कितना, वैसे तो हम मालूम करें कोई भी चीज इन्फिनिट नहीं होती दुनिया में, लेकिन फिर भी जो बाजार एक खास माहौल में फाइनाइट ना हो, आपकी रेंज से ज्यादा हो रही हो, तो उसको आप इन्फिनिट के अंदर ले लेते हैं। इसी तरह डिपेंडेंट वेरिएबल हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि आउटकम आर रिस्पॉन्स ऑफ एक्सपेरिमेंट, an independent variable has direct or inverse effect upon dependent variable. In graph it is plotted on y axis. जब आप एक्स ग्राफ बनाते हैं ना, ग्राफ एक तरफ एक्स एक्सिस होता है, वो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, और दूसरी लाइन वर्टिकली होती है जिसे वाई एक्सिस कहते हैं। तो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हमेशा एक्स एक्सिस पे ड्रा किया जाता है ग्राफ में, और डिपेंडेंट वेरिएबल को जो इंडिपेंडेंट के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है उसको वाई एक्सिस की तरफ जो है ड्रा किया जाता है। तो आपके पास इसको डिपेंडेंट वेरिएबल का नाम देते हैं। तो देखो डिपेंडेंट वेरिएबल को मुख्तलिफ अंदाज में मुख्तलिफ जगहों पे एक्सप्लेन किया जा रहा है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज दैट इज मैनिपुलेटेड बाय रिसर्चर। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, जो आपके पास जो मैनिपुलेटेड है, किसके लिए, रिसर्चर के लिए, यानी जिसी के ऊपर बेस करके जो है रिसर्चर ने आगे उसका डिपेंडेंट वेरिएबल लेना है, और उससे रिलेटेड जितने भी इफेक्ट उसके ऊपर पड़ रहे होते हैं उनको देखना होता है। इन ग्राफ इट इज प्लॉटेड ऑन एक्स एक्सिस, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हमेशा एक्स एक्सिस पे ड्रा करते हैं। नॉमिनल वेरिएबल भी हम जैसे पढ़ चुके हैं कि ये कैटेगोरिकल वेरिएबल की एक दूसरी टाइप है। हमने पहले भी जैसे पढ़ा, नॉमिनल में हम जेंडर, एथनिसिटी और इस तरह से जो है जो भी नाम हम यूज करते हैं वो नॉमिनल में आ जाते हैं। तो और उसकी कैटेगराइजेशन होती है, और कैटेगराइजेशन में जब कैटेगोरिकली हमने एक्सप्लेन किया तो हम कहा मोर देन वन है आपके पास पॉसिबल कैटेगरीज जो बनती हैं, तो उसको हम कैटेगोरिकल वेरिएबल या नॉमिनल वेरिएबल का नाम देते हैं। ऑर्डिनल जिसमें ऑर्डर होता है, सिमिलर एज कैटेगोरिकल वेरिएबल बट देयर इज क्लियर ऑर्डर है। जैसे देखो लेवल ऑफ इनकम, लो, मिडल एंड हाई। इंटरवल वेरिएबल, इंटरवल में भी हम ऑलरेडी इसको अंडरस्टैंड कर चुके हैं। एंड इंटरवल वेरिएबल इज अ मेजरमेंट वेयर द डिफरेंस बिटवीन टू वैल्यूज इज मीनिंगफुल। जैसे हमने कहा था कि आपके पास 100 और 90 का दरमियान जो टेम्परेचर का डिफरेंस है, सेम वही डिफरेंस है जो 80 और 70 के दरमियान डिफरेंस है। 90 और 80 के दरमियान डिफरेंस भी आपके पास 10 डिग्री टेम्परेचर आएगा, और 80 और 70 के दरमियान भी डिफरेंस 10 डिग्री आएगा। तो इसको हम इंटरवल वेरिएबल कहते हैं। रेशियो वेरिएबल, इसमें भी हमें क्लियर है कि रेशियो में और इंटरवल में फर्क क्या है कि वहां पे एब्सोल्यूट या ट्रू जीरो नहीं होता है, रेशियो में ट्रू जीरो होता है। ट्रू जीरो यानी जैसे जीरो मनी है तो इसका मतलब वो नहीं है। डज अमाउंट, रिएक्शन रेट, फ्लो रेट, कंसंट्रेशन, पल्स, वेट, हाइट, उसने एग्जांपल दे दी है। लाइक इंटरवल वेरिएबल बट हैज मीनिंगफुल जीरो, यहाँ पे जीरो होगा। और रेशो में आपके पास कैटेगोरिकल वेरिएबल भी आ जाता है, और यानी जिसे हम नॉमिनल का नाम देते हैं, और ऑर्डिनल वेरिएबल भी आ जाता है। लेकिन इंटरवल जो है उसमें आपके पास क्या है, मीनिंगफुल जीरो नहीं होता। ये तो थे कुछ कॉमन टाइप ऑफ वेरिएबल्स। अब कुछ ऐसे नाम भी पढ़ते हैं जो ज्यादा कॉमन नहीं है वेरिएबल्स के हवाले से। वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले एट्रीब्यूट वेरिएबल, अनदर नेम फॉर कैटेगोरिकल वेरिएबल, यानी यही कैटेगोरिकल वेरिएबल का एक और नाम के तौर पर हम इसे यूज। एट्रीब्यूट वेरिएबल का मतलब क्या है कि ये कैटेगोरिकल वेरिएबल ही है। इन स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर आर अ वेरिएबल दैट इजंट मैनिपुलेट,
आपके हैं ये मैनिपुलेट नहीं होता इन डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट, किसी भी डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट में ये मैनिपुलेट नहीं होता। इस तरह कोलाइडर वेरिएबल, कोलाइडर वेरिएबल क्या है जी? अ वेरिएबल रिप्रेजेंटेड बाय अ नोड ऑन अ कैजुअल ग्राफ दैट हैज पाथ पॉइंटिंग इन एज वेल एज आउट। कि जब आप ग्राफ को ड्रा करते, कैजुअल ग्राफ ड्रा करते हैं, तो उसका जब पाथ बनाते हैं हम, पॉइंटिंग है, पाथ पॉइंटिंग शो करते हैं इन और आउट की, तो उस वक्त जो वेरिएबल आपके पास रिप्रेजेंट हो रहा होता है वो कोलाइडर वेरिएबल कहलाता है। इसी तरह आपके पास है कोवेरिएट वेरिएबल, covariate variable similar to a independent variable, it has an effect on a dependent variable but it is usually not the variable of interest। यानी ये आपके पास सिमिलरली जैसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपके पास है कि इसके ऊपर डिपेंडेंट वेरिएबल अफेक्ट कर रहा होता है, बट ये वाला जो है ये वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट में शामिल नहीं होता, तो इसलिए इसे कोवेरिएट वेरिएबल का नाम देते हैं। क्राइटेरियन वेरिएबल, क्राइटेरियन डिपेंडेंट वेरिएबल का जो दूसरा नाम है वो क्राइटेरियन वेरिएबल भी है। व्हेन द वेरिएबल इज यूज्ड इन नॉन एक्सपेरिमेंटल सिचुएशन, जब वही आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल नॉन एक्सपेरिमेंटल सिचुएशन में यूज हो रहा होगा तो उसे क्राइटेरिया, जिसे यानी किसी क्राइटेरिया के तहत जब हम उस वेरिएबल को यूज करेंगे तो वो क्राइटेरियन वेरिएबल कहलाएगा। डेकोटोमस वेरिएबल या डिकोटोमस वेरिएबल कहलाएगा। हाँ, डिकोटोमस वेरिएबल या डिकोटोमस वेरिएबल, इसको थोड़ा सा क्लियर कर लीजिएगा प्रोनाउंसिएशन। ये भी बाइनरी वेरिएबल का दूसरा नाम है। इस तरह डमी वेरिएबल्स यूज्ड इन रिग्रेशन एनालिसिस वेयर यू वांट टू असाइन रिलेशनशिप टू अनकनेक्टेड कैटेगोरिकल वेरिएबल्स। इसमें जो वर्ड यूज हुआ है ना आपके पास रिग्रेशन एनालिसिस, तो इसको हो सकता है कि ये टर्म आपको समझ ना आए, क्योंकि ये प्रॉपर एक टेस्ट है जो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को के दरमियान लगाया जाता है। जब भी आप दो वेरिएबल लेते हैं जिसमें एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो और दूसरा डिपेंडेंट वेरिएबल हो, तो तब जो एनालिसिस के लिए टेस्ट यूज होता है वो रिग्रेशन एनालिसिस होता है। क्लियर? जिसमें काज एंड इफेक्ट मालूम किया जाता है। तो आगे जाके हम लास्ट चैप्टर जब आएंगे हमारे, तो वहां हम रिग्रेशन एनालिसिस को पढ़ेंगे भी सही, तो वहां पे ये टर्म आपको फिर मजीद बेहतर अंदाज में क्लियर हो जाएगी। तो व्हेन यू वांट टू असाइन रिलेशनशिप टू अनकनेक्टेड कैटेगोरिकल वेरिएबल, तो उसे हम डमी वेरिएबल्स का नाम देते हैं। Endogenous variable, similar to dependent variable, they are affected by another variables in the system, used almost exclusively in इकोनोमेट्रिक्स है। जो है इकोनोमिस्ट जो होते हैं या इकोनोमेट्रिक्स में हम ऑलमोस्ट इसको यूज किया जाता है एंडोजीनियस वेरिएबल को, है। ये किसी तरह का होता है, सिमिलर डिपेंडेंट वेरिएबल की तरह होता है, और ये अफेक्ट होता है बाय अदर वेरिएबल, किसी भी और वेरिएबल सिस्टम में किसी भी और वेरिएबल की वजह से ये वेरिएबल अफेक्ट हो रहा होता है। एक्सोजीनियस वेरिएबल, ये भी आपके पास वेरिएबल दैट अफेक्ट अदर्स इन द सिस्टम है। ये अफेक्ट है दैट अफेक्ट अदर्स, ये क्या करता है? अफेक्ट करता है अदर्स इन द सिस्टम, सिस्टम में अदर्स को अफेक्ट करता है। इंडिकेटर वेरिएबल, अनदर नेम ऑफ डमी वेरिएबल, डमी वेरिएबल को इंडिकेटर वेरिएबल भी कहते हैं। इंटरवीनिंग वेरिएबल, अ वेरिएबल दैट इज यूज्ड टू एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल, ऐसा वेरिएबल जो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करने के लिए इस्तेमाल होता है, उसे इंटरवीनिंग। तो हमने जैसे पीछे भी पढ़ा था कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के दरमियान लिंकेजेस के लिए समटाइम उनका दरमियान में आपस में लिंक नहीं बनता, तो उसके लिए जो वेरिएबल हमें चाहिए होता है वो इंटरवीनिंग वेरिएबल कहलाता है। तो ये तो था आपके पास कैजुअल रिलेशनशिप, और उसमें फिर हमने कैजुअल रिलेशनशिप्स में टाइप्स पढ़ी और उसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ी, फिर उसके बाद हमने कुछ कॉमन टाइप्स ऑफ वेरिएबल पढ़ी, फिर हमने कुछ लेस कॉमन टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स को पढ़ा। अच्छा, हमने एक कैटेगरी पढ़ी थी वेरिएबल की, यूनिट ऑफ मेजरमेंट। यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या होता है? आपके पास
यूनिट ऑफ मेजरमेंट वेरिएबल में डिपेंड करता है नेचर ऑफ वेरिएबल पे और कॉन्टेक्स्ट पे है, जो विच इज यूज, जिसको इस्तेमाल किया जा रहा है। मिसाल के तौर पर हम इसी स्टेटमेंट को समझते हैं कि आपके पास वेरिएबल रिप्रेजेंट अ फिजिकल क्वांटिटी, आपके पास एक वेरिएबल है जो फिजिकल क्वांटिटी को शो करता है या जाहिर करता है, जैसे लेंथ है, वेट है, टाइम है। अब आपको पता है, जो साइंस जिन लोगों ने पढ़ी हुई है, आपको लेंथ को मेजर करने के लिए आपके पास एक यूनिट है, वेट को मेजर करने के लिए यूनिट है, टाइम को मेजर करने के लिए जो है वो यूनिट है, और वो स्टैंडर्डाइज्ड है, पूरी दुनिया में वही माने जाते हैं। तो वो सारे आपके पास जो है वो यूनिट ऑफ मेजरमेंट के अंदर आ जाते हैं। देन द यूनिट ऑफ मेजरमेंट वुड बी स्पेसिफाइड in terms of a standard unit of measurement such as meters, kilograms or second respectively. दूसरे केसेस में यूनिट ऑफ मेजरमेंट माइट बी मोर abstract and depend on the context in which the variable is used. अगर दूसरे केस में हम समझें यूनिट ऑफ मेजरमेंट को कि ये माइट बी मोर अब्स्ट्रैक्ट। अब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, जो सामने वैल्यू ना हो, जो पीछे आपने स्लाइड पढ़ी उसमें वैल्यू सामने है, लेंथ मीटर कमैश कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आपके पास यहाँ पे अब्स्ट्रैक्ट के हवाले से बात करेंगे कि जो वैल्यू आपके पास जिसकी आपको लॉजिक समझ आ रही हो, रीजन समझ आ रही हो, लेकिन एक्चुअली वो प्रॉपर आपके सामने एग्जिस्ट ना करती हो मेजरमेंट के हवाले से। मिसाल के तौर पर वो कहता है इफ द वेरिएबल रिप्रेजेंट अ क्वांटिटी, जैसे किस तरह की क्वांटिटी, जैसे सेल्स रेवेन्यू, द यूनिट ऑफ मेजरमेंट माइट बी स्पेसिफिक इन टर्म ऑफ करेंसी। जो सेल रेवेन्यू है वो डायरेक्ट आप उसको मेजर नहीं करेंगे ना, करेंसी की सूरत में करेंगे, जैसे रुपए में करेंगे, डॉलर में करेंगे, यूरो में। आपके इंटरनेट बुक्स में तो साफ जो इंटरनेशनल करेंसी है वो लिखा हुआ है। तो आजकल हमारे रुपए की भी तो हम बात करें ना, जो बेचारा गरीब सा यतीम सा आजकल फिर रहा है, दिन ब दिन जो है वो छुपता फिर रहा है और कमजोर से कमजोर होता जा रहा है, तो उसमें भी सेल्स ऑफ रेवेन्यू आपके पास है, इस तरह से आप उसको मेजर करते हैं। It's important to pay attention to this unit of measurement when working with variables because mixing unit can lead to error in calculation and misunderstanding in communication. उसके बाद क्या है जी आपके पास डाटा। डाटा क्या है जी आपके पास, वेरिएबल्स को हमने पढ़ लिया, अब हम डाटा को डिस्कस करते हैं। द टर्म डाटा रेफर्स टू द काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन a researcher obtain to achieve objectives of the research। सादा लफ्ज़ों में समझाऊं कि जब आप अपनी रिसर्च करेंगे तो रिसर्च के लिए आपको डाटा चाहिए। डाटा क्या होता है, एक्चुअली इंफॉर्मेशन है जो रिसर्चर ने कलेक्ट करनी होती है अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। उसके लिए आप लिटरेचर का चैप्टर बनाते हैं, उसके लिए आप टूल बना के डाटा इकट्ठा करते हैं, वो सारी चीजें भी डाटा के अंदर आ जाती हैं। All research processes start with collection of data which plays a significant role in the statistical analysis. This term is used in different contexts. डाटा को डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में यूज किया जाता है। इन जनरल इट इंडिकेट्स फैक्ट्स आर फिगर्स फ्रॉम विच कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन। अच्छा, अब वो सारी बातें जो है ना मुख्तलिफ अंदाज में डाटा के हवाले से की जा रही हैं। जैसे मैंने आपको कहा लिटरेचर जो इकट्ठा करना है वो भी आप एक तरह से डाटा ही है। आप कोई टूल बनाते हैं, जैसे क्वेश्चनर बनाते हैं, इंटरव्यू बनाते हैं, ऑब्जर्वेशन शीट बनाते हैं। जैसे आपने रिसर्च के अंदर जो है वो ऑब्जर्वेशन टूल बनाना है, तो वो टूल बना के जब आप ऑब्जर्वेशन करेंगे तो वो भी आप क्या कर रहे हैं, डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। फिर आप उसको स्टैटिस्टिकल फॉर्म में उसका क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। तो इस तरह से आप इस टर्म को मुख्तलिफ कंटेक्स्ट में यूज कर रहे होते हैं। और इट इज अ रॉ मटेरियल फ्रॉम विच इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन्ड, या दूसरे लफ्जों में इसे रॉ मटेरियल भी कहते हैं जिसके जरिए इंफॉर्मेशन हम ऑब्टेन या हासिल कर रहे होते हैं। डाटा आर द एक्चुअल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दैट यू कलेक्ट थ्रू योर स्टडी। है कि आपके पास ये एक्चुअल वो असल इंफॉर्मेशन है वो जो आप डाटा के जरिए कलेक्ट कर रहे हैं, जिसके जरिए आपने अपनी स्टडी को कंटिन्यू करना होता है या अपनी स्टडी को मुकम्मल करना होता है। डाटा की टाइप्स हैं। डाटा की कितनी टाइप्स हैं? डाटा दो तरह का होता है कैटेगरी वाइज। एक प्राइमरी डाटा होता है और एक सेकेंडरी डाटा होता है। तो दोनों को पढ़ेंगे। 12 जो फर्स्ट हैंड डाटा होता है वो प्राइमरी डाटा कहलाता है। जो फर्स्ट हैंड डाटा नहीं होता वो सेकेंडरी डाटा कहलाता है। In research, different methods are used
used to collect data, all of which fall into two categories: प्राइमरी डाटा, सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी डाटा क्या होता है, जैसे मैंने बताया कि फर्स्ट हैंड, कि मिसाल के तौर पर आपने जिस पर्पस के लिए डाटा लेना है उसी से डाटा लें, तो आपके पास फर्स्ट हैंड डाटा हो जाएगा। प्राइमरी डाटा इज वन विच इज कलेक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट टाइम बाय द रिसर्चर हिमसेल्फ। जो रिसर्चर फर्स्ट टाइम किसी जगह से डाटा ले रहा होता है वो प्राइमरी डाटा कहलाता है, और जिस पर्पस के लिए लिया जा रहा होता है। Primary data is organized by the researcher for the first time for addressing his research problem, कि अपने रिसर्च प्रॉब्लम को फर्स्ट टाइम एड्रेस करने के लिए रिसर्चर जो डाटा ऑर्गेनाइज करता है वो प्राइमरी डाटा कहलाता है। उस पर्पस को फिर जब और लोग भी यूज करेंगे फिर उस रिसर्चर के डाटा का हवाला देंगे तो वो फिर प्राइमरी नहीं रहेगा। इट इज ऑल्सो नोन एज फर्स्ट हैंड रॉ डाटा। सादा लफ्ज़ में पहले भी बता चुका हूँ, इसे फर्स्ट हैंड डाटा भी कहते हैं। द डाटा कैन बी कलेक्टेड यूजिंग वेरियस मेथड लाइक सर्वे, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ क्या है। आप सर्वे के जरिए डाटा इकट्ठा कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन के जरिए, फिजिकल टेस्टिंग के जरिए, मेल्ड क्वेश्चनियर के जरिए, क्वेश्चनियर फील्ड एंड सेंट बाय इनोमिनेटर्स, पर्सनल इंटरव्यू कर सकते हैं, टेलीफोनिक इंटरव्यू कर सकते हैं, फोकस ग्रुप डिस्कशन कर सकते हैं, और केस स्टडी। जितने भी वे या टूल यूज करेंगे डाटा कलेक्ट करने के, उसके जरिए आप जो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे वो आपके पास प्राइमरी डाटा कहलाएगा। सेकेंडरी डाटा क्या होता है, जो प्राइमरी नहीं होता, सिंपल सी बात है, जो फर्स्ट हैंड नहीं होता। Second hand information already collected and recorded by any other person with a purpose not relating to a current research problem, कि जब वही डाटा कोई और किसी और पर्पस के लिए या किसी और सिचुएशन के लिए या कोई और पर्सन यूज करता है किसी और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, तो फिर वो सेकंड हैंड इंफॉर्मेशन हो जाती है, उसे सेकेंडरी डाटा कहते हैं। देयरफॉर द रिसर्चर शुड बी केयरफुल व्हेन यूजिंग सेकेंडरी डाटा। इसलिए रिसर्चर जो है सेकेंडरी डाटा को यूज करने के लिए बड़ा केयरफुल होता है, क्योंकि फिर सेकेंडरी डाटा ज्यादा ऑथेंटिक होता है, और प्राइमरी डाटा, सेकेंडरी डाटा की ऑथेंटिसिटी उतनी नहीं रहती। जैसे मिसाल के तौर पर कैद आज़म की जिंदगी के बारे में आपने जानना है, तो अगर वो पर्सन जिसने कैद आज़म के साथ वक्त गुजारा हो और आज वो अगर जिंदा हो, तो उससे जब आप मालूमात लेंगे तो वो प्राइमरी डाटा कहलाएगा। और अगर मदीहा कैद आज़म की जिंदगी के ऊपर किताब लिखती है, यास्मीन कैद आज़म की जिंदगी के ऊपर किताब लिखती है, या भूटा साहब पाकिस्तान की कैद आज़म की जिंदगी के ऊपर किताब लिखते हैं, तो ये किसी का डाटा उठा के अपनी बुक में या अपनी तहरीर में कोड करेंगे। तो ये जो डाटा कोड कर रहे हैं, तो ये वाला डाटा सेकेंडरी डाटा कहलाएगा, क्योंकि ये उस वक्त मौजूद नहीं थे उसकी जिंदगी, जिसने किसी की कही हुई बातें उठा के कोड की हैं। अब उनकी अथेंटिसिटी पे फिर आ जाएगा कि जो इसने बातें कोड की हैं दूसरों की, उनकी क्या अथेंटिसिटी है। तो यहाँ पे फिर कुछ क्वेश्चंस रेज होते हैं, और साफ जाहिर है सेकेंडरी डाटा उसी वक्त लिया जाता है जब आपके पास प्राइमरी डाटा अवेलेबल ना हो सके, तो तब ये मजबूरी के तहत हम सेकेंडरी डाटा लेते हैं। एग्जांपल्स ऑफ सेकेंडरी डाटा आर सेंसस डाटा, जैसे मर्दमशुमारी का जो डाटा है वो सेकेंडरी डाटा है। पब्लिकेशंस है, ये आपके पास सेकेंडरी डाटा। इंटरनल रिकॉर्ड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, रिपोर्ट्स, बुक्स, जर्नल, आर्टिकल, वेबसाइट, ये जितने भी है ये सब सेकेंडरी डाटा के अंदर आ जाते हैं। उसके बाद आ जाता है जी पॉपुलेशन एंड डाटा। अब हम पॉपुलेशन समझ, डाटा की समझ तो आ गई है ना, आगे भी जब डाटा की बात होगी तो वही बातें रिपीट होंगी, पर पॉपुलेशन को समझते हैं। तो ये भी आप समझ चुके हैं, हम पॉपुलेशन को पढ़ चुके हैं बार, फिर भी पॉपुलेशन क्या है, एक्चुअली जिनसे डाटा लेना होता है किसी टूल के जरिए, वो सारे लोग आपके पास पॉपुलेशन के रिसर्च की पॉपुलेशन कहलाते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल कोड की थी कि डॉक्टर, लाहौर के डॉक्टर से डाटा लेना है तो लाहौर के सारे डॉक्टर्स आपके रिसर्च की पॉपुलेशन है। टीचर से डाटा लेना है तो सारे टीचर्स आपकी पॉपुलेशन कहलाते हैं। In is generally a large collection of individuals or objects that is the main focus of the scientific query. Population commonly contain too many individuals, जिसमें बहुत too many individuals पाए जाते हैं, उनको हम population का नाम देते हैं। To study conveniently, so an investigation is often restricted to one or more sample drawn from it.
तो अपनी स्टडी की आसानी के लिए जब हम इन्वेस्टिगेट करते हैं तो हम महदूद कर लेते हैं एक या दो तरह के सैंपल्स हैं, उस पॉपुलेशन में से हम ड्रॉन कर लेते हैं। पॉपुलेशंस की आगे हम टाइप्स पढ़ते हैं। पॉपुलेशन की टाइप्स में क्या है, इन एजुकेशनल रिसर्च वी कॉमनली कम अक्रॉस टू टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन। पहली है जी द टारगेट पॉपुलेशन। इट इज नोन एज, इज आल्सो नोन एज थियोरिटिकल पॉपुलेशन भी कहते हैं। टारगेट पॉपुलेशन को थियोरिटिकल पॉपुलेशन भी कहते हैं। और इसमें क्या रहता है, इंटायर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स या ऑब्जेक्ट, यानी इन सारे के सारे इंडिविजुअल्स या आप ह्यूमंस ले रहे हैं या कोई ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, तो इंटायर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स या इंटायर ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स सारे के सारे इसके अंदर आ जाते हैं। टू विच रिसर्चर इज इंटरेस्टेड टू जनरलाइज द कंक्लूजन, जिसकी बेस के ऊपर जो है रिसर्चर अपने कंक्लूजन्स को जो रिसर्च की बुनियाद पे लेने जा रहा होता है उसको जनरलाइज कर सकता है। दिस टाइप ऑफ पॉपुलेशन यूजुअली हैज वेरिंग डिग्री ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। ऐसी पॉपुलेशन की वेरियस डिग्री ऑफ मुख्तलिफ कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं। दूसरी पॉपुलेशन की टाइप है द असेसिबल पॉपुलेशन। ऐसी पॉपुलेशन को स्टडी पॉपुलेशन भी कहते हैं। It is the population to which a researcher can apply the conclusion of the study। इस तरह के पॉपुलेशन में रिसर्चर जो है कंक्लूजन ऑफ द स्टडी को अप्लाई कर सकता है। ये जो पॉपुलेशन है ये टारगेट पॉपुलेशन का सबसेट होती है, यानी जो पीछे अपने आप टाइप पढ़ी ना टारगेट पॉपुलेशन, उसका कुछ हिस्सा ले के आप अपनी स्टडी को कंक्लूड करेंगे। यानी सबसेट का मतलब यह टारगेट पॉपुलेशन का कुछ हिस्सा, तो वो आपके पास पॉपुलेशन असेसिबल पॉपुलेशन कहलाएगी। दिस पॉपुलेशन इज अ सबसेट ऑफ टारगेट पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन के बाद हम आ जाते हैं सैंपल पे। सैंपल क्या है, इसको भी आपको ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं कि आप जो पॉपुलेशन है उसमें से जितने लोगों का डाटा ले रहे हैं और उस डाटा की बुनियाद पे जो आप कंक्लूजन ले रहे हैं वो सारी पॉपुलेशन की एक्चुअली मेजरमेंट है, तो वो डाटा जो है वो पॉपुलेशन का सैंपल कहलाता है। जैसे मिसाल के 500 डॉक्टर्स हैं लाहौर के, तो उसमें से 50 डॉक्टर्स का डाटा जब लेंगे तो 500 की तादाद लाहौर के डॉक्टर की पॉपुलेशन की हो गई और 50 की तादाद होगी डॉक्टर का सैंपल हो गया। In research terms, a sample is a group of people, objects or atoms that are taken from a larger population for measurement. The sample should be representative of a population. Sample actually population की representation हो रही होती है to ensure that we can generalize the finding from the research sample to the population as a whole. ये बात भी मैं आपको क्लियर कर चुका हूं कि सैंपल से जो डाटा लेके आप कंक्लूजन लेते हैं या फाइंडिंग लेते हैं, वो जो आपके पास फाइंडिंग होती है रिसर्च सैंपल की, असल में वो सारी पॉपुलेशन की फाइंडिंग होती है या सारी पॉपुलेशन ही की सैंपलिंग आपके पास कंक्लूजन होती है, जिसको हम कहते हैं जनरलाइज कर देते हैं हम अपना रिजल्ट सारा। कि जो 50 लोगों से डाटा लेकर हमने रिजल्ट निकाला तो हम अज्यूम करते हैं कि ये 500 लोगों की ही बात है। अब हम पढ़ते हैं आपके पास टाइप्स ऑफ सैंपल के, आज के सैंपल कितनी तरह के होता है या टेक्निक्स ऑफ सैंपल्स भी आप इसे कहते हैं। एक्चुअली जो आपके पास सैंपलिंग सैंपल है वो आपके पास दो तरह से होती है। आपके पास यहाँ पे टाइप्स ऑफ सैंपल लिखा हुआ है, लेकिन एक्चुअली यहाँ पे आपके पास इस ज्यादा बेहतर टर्म में अगर लिखता तो वो सैंपलिंग थी। कि सैंपलिंग क्या होती है कि वो सैंपल जिससे डाटा लेना है, वो सैंपल जिससे डाटा लेना है, जिस तरीके कार से हम डाटा लेंगे उसे सैंपलिंग कहते हैं। आगे ना बात समझ। तो इस का मतलब ये हुआ कि इस स्लाइड में थोड़ा सा अपना कंसेप्ट क्लियर कर लें। लिखे हुए पे हो सकता है कि आप कंफ्यूज हो जाएं कि सैंपल से जिस तरीक़ाकार को इस्तेमाल करते हुए आपने डाटा लेना है उसे सैंपलिंग टेक्निक कहते हैं। अब वो जो सैंपलिंग है वो दो तरह की होती है, तो यहाँ पे आप सैंपल के बजाय वर्ड यूज कर लेना सैंपलिंग और टाइप्स ऑफ सैंपलिंग, तो वो ज्यादा बेहतर आप लोगों के लिए हो जाएगा।
तो सैंपलिंग की दो टाइप्स हैं, एक प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग होती है और दूसरी नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। कि जो डाटा आप सैंपल से लेने जा रहे हैं वो दो तरीके से लेंगे, या प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के जरिए लेंगे या नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के जरिए लेंगे। अब हम समझते हैं कि प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग क्या होती है और नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग क्या होती है। ऐसे समझ लें कि आपने वो देखा होगा ना, आप लूडो खेलते हैं, आप सब लोग, आप जब लूडो खेलते हैं तो लूडो का छक्का होता है और छक्के की 6 साइड होती हैं, जिसकी एक साइड पे एक डॉट होता है, एक साइड पे 2 डॉट होते हैं, एक साइड पे 3 डॉट होते हैं, एक साइड पे 4 डॉट होते हैं, एक साइड पे 5 डॉट होते हैं और एक साइड पे 6 डॉट होते हैं। अब जब आप उसे फेंकते हैं उस डब्बी के अंदर डाल के, तो अपने जहन में आप सोच रहे होते हैं कि मुझे 4 डॉट चाहिए, तो अल्लाह करे मुझे 4 ही आए, या मुझे 6 चाहिए, अल्लाह करे मुझे 6 आए। तो वो 6 आ भी सकता है, वो 6 नहीं भी आ सकता, यानी चांस तो है ना कि आप फेंकेंगे 6 आ सकता है, और वो अक्सर फेंकते हैं किसी लम्हे 6 आ जाते हैं। तो तमाम डिजिट का इक्वल चांस होना है जब आप उसे फेंकते हैं, तो ये प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग कहलाता है। ऐसा नहीं होता कि हम कहेंगे 3 तो आ ही नहीं सकता, सवाए इसके कि जब वो आप बेईमानी करते हैं ना, बांध बांध के मारते हैं, ऐसे ही है ना। बदिया कभी खेली होगी ना आप लोगों ने, फिर बेईमानी करते होंगे हैं अपने पसंद के दाने लेने के लिए, आंख बंद करके है, तो वो करना वैसा नहीं करना, वैसे ईमानदारी के साथ जब फेंके तो फिर वो जो रिजल्ट आता है वो प्रोबेबिलिटी होता है। समझ आ गई प्रोबेबिलिटी की, कि अगर सब का इसी तरह जब आप लोगों से डाटा लेना है या किसी तरह से कहीं से भी डाटा लेना है, अगर तमाम सैंपल का इक्वल चांस हो कि उससे डाटा लिया जा सकता है, तो वो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के अंदर आएगा। और अगर तमाम सैंपल का इक्वल चांस ना हो कि उनसे डाटा लिया जा सकता हो, तो वो नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में आएगा। तो उम्मीद है कि आपको प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग की समझ आ गई होगी। अब हम इनकी आगे फिर फर्दर टाइप्स हैं, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग की भी और नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग की भी, इन दोनों को अब फर्दर स्टडी करते हैं। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग वही बात है, मैं थोड़ा रीड कर देता हूं। इन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग every individual in a population have equal chance of being selected as a subject for research। के पॉपुलेशन में हर इंडिविजुअल का इक्वल चांस है कि उससे डाटा लिया जा सकता है, यानी डाटा लिया जा सकता है, या एज अ सब्जेक्ट ऑफ फर्दर रिसर्च। सब्जेक्ट ऑफ रिसर्च का यही मतलब है कि उसको कंसिडर किया जा सकता है। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टाइप इज इंक्लूडेड ऑन द फॉलोइंग टेक्निक। कौन कौन सी हैं? सिंपल रैंडम सैंपलिंग, सिस्टमैटिक सैंपलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग, क्लस्टर सैंपलिंग। ये जो 4 हम फर्दर सब टाइप्स पढ़ रहे हैं प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, इसका मतलब ये है कि अब हम जब इक्वल चांस के जरिए डाटा लेने जा रहे हैं, उसमें फिर आगे फिर 4 कैटेगरी बन जाती हैं, उसमें भी 4 मुख्तलिफ तरीके से डाटा लिया जा सकता है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं सिंपल रैंडम सैंपलिंग। सिंपल रैंडम सैंपलिंग में सिंपल सी बात है कि जब आप मिसाल के तौर पर आप क्लास में आते हैं, और क्लास में आने के बाद अब आपने सबक सुनना है। मिसाल के तौर पर आप टीचर हैं डोजे, जैसे आप कहती हो मैं अलाइड स्कूल में पढ़ाती हूँ, तो आपने क्लास के बच्चों से सबक सुनना है। तो अब क्लास से जब आप कहते हैं कि बच्चों 5 मिनट आपके पास हैं, आप सबक देख लो, मैं आपसे सुनती हूँ, तो इसका मतलब है कि आपने सबको इंस्ट्रक्शन दी, और इसका मतलब है कि आप सबसे सबक सुन सकते हो, लेकिन आप सबसे सबक सुनोगे नहीं। आप क्या करोगे? आप अपने जहन में अचानक से, प्री प्लान नहीं होगा, अचानक से क्या करोगे? एक अगर आपके पास क्लास की 3 रो हैं, तो एक फर्स्ट लास्ट वाली रो में से एक बच्चे को उठाएंगे, भाई आप सबक सुनाओ। दूसरी रो के आपके पास सेकंड बेंच वाले बच्चे में से किसी को उठाओगे, आप सबक सुनाओ। इससे तीसरी रो के फर्स्ट बेंच वाले बच्चे को कहोगे भाई आप सबक सुनाओ। लेकिन आपने मिसाल के तौर पर 30 बच्चे बैठे हुए थे, तो 10 बच्चों से सबक सुना, ऐसे मुख्तलिफ उठाए। तो और जब 10 में से 7 बच्चों ने सबक सुना दिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि तकरीबन क्लास को सबक आता है। और अगर 10 में से 7 बच्चों ने सबक नहीं सुनाया, तो फिर आप क्या रिजल्ट निकालते हो कि इसका मतलब मोस्टली बच्चों को सबक नहीं आता है। तो इस तरह से आप कंक्लूड करते हैं। बहरहाल इस तरीकाकार में, जिस तरीकाकार में आपका सबका चांस होता है कि उनसे सैंपल लिया जा सकता है, और सब ज़हनी तौर पर तैयार बैठे होते हैं। और कभी कभी आपने देखा ना, वो बच्चे
जो बड़े मीसने से होते हैं, घुनने से होते हैं, वो अपना मुंह जो है वो नीचे कर लेते हैं कि मैं तो टीचर तो मुझे तो देख ही नहीं रही ना। इसका मतलब है कि मैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं वो जान के मुंह नीचे करते हैं कि हाँ इन्हें पता चले मुझे सबक नहीं आ रहा और मुझे टीचर कहे मैं जल्दी से जो है फिर सबक सुना दूं। और कुछ इस वजह से मुंह नीचे कर लेते हैं, आई कांटेक्ट नहीं करते कि उन्हें सबक नहीं आ रहा होता और अपनी तरफ से वो छुप रहे होते हैं। तो ये सारी ऑब्जर्वेशन भी है कि टीचर आप लोग करते रहते हैं, वो एक अलग से प्रैक्टिकल सिचुएशन है। बहरहाल सिंपल रैंडम सैंपलिंग की आपको समझ आ गई होगी। द सिंपल रैंडम सैंपल इज द बेसिक सैंपलिंग टेक्निक इन स्टैटिस्टिकल मेथड एंड कैलकुलेशन। To collect a random sample, each unit of the population is assigned a number। क्या हर यूनिट को यानी हर एक इंडिविजुअल, जैसे रोल नंबर है ना, इंडिविजुअल ऐसे समझ लो असाइन अ नंबर कि आपने तमाम स्टूडेंट्स को एक रोल नंबर अलॉट कर दिए। अ सेट ऑफ रैंडम नंबर इज देन जनरेटेड एंड द यूनिट हैविंग दोज नंबर्स आर इंक्लूडेड इन द सैंपल। और फिर जो नंबर होगा, जैसे मिसाल के तौर पर आपके पास 30 बच्चे हैं तो 30 रोल नंबर है आपके पास 1 से लेकर 30 तक। अब 35 रोल नंबर जब कॉल करेंगे तो वो तो क्लास में नहीं है, तो वो आपका सैंपल नहीं होगा। आप 38 रोल नंबर कॉल करेंगे वो तो आपका सैंपल नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि वो कॉल नहीं होगा। एडवांटेजेस क्या है सिंपल रैंडम सैंपलिंग की और डिसएडवांटेजेस क्या है? एडवांटेजेस ये हैं कि इट इज द इजी वे ऑफ सिलेक्टिंग अ सैंपल फ्रॉम अ गिवन पॉपुलेशन। ये बहुत सबसे आसान तरीका है दी हुई पॉपुलेशन में से सैंपल को सिलेक्ट करने का। दिस मेथड इज फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस। इसमें पर्सनल बायसनेस नहीं होती। जैसे आपको मैंने मिसाल दी कि आप टीचर्स हैं, आपने सही तरीके से देखना है कि क्लास को सबक तैयार हुआ या नहीं हुआ, तो आप रैंडमली बच्चों को उठा के सबक सुन लेते हैं और आपको पता चल जाता है कि बच्चों को सबक आता है कि नहीं आता। इसमें पर्सनल बायसनेस नहीं आती। ईच member of the population is given equal opportunities of being selected, so it is a fair way and one can get representative of a sample। और इसमें पॉपुलेशन के हर मेंबर के लिए इक्वल चांस ऑफ अपॉर्चुनिटी होता है कि उसको सिलेक्ट किया जा सके हैं फेयर तरीके से और वो सैंपल की नुमाइंदगी कर सके। डिसएडवांटेजेस क्या है कि वन ऑफ द मोस्ट ऑब्वियस लिमिटेशन ऑफ रैंडम सैंपलिंग मेथड इज इट नी ऑफ कंप्लीट लिस्ट ऑफ ऑल मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन। तो आपके पास क्या है कि इसके के जरिए जो है नी ऑफ कंप्लीट लिस्ट ऑफ ऑल मेंबर ऑफ पॉपुलेशन, इसके जरिए आपके पास है मोस्ट ऑब्वियस लिमिटेशन यही है। फॉर लार्जर पॉपुलेशन यूजुअली दिस लिस्ट इज नॉट अवेलेबल। और जब बहुत ज्यादा पॉपुलेशन हो तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाता है कि सारी पॉपुलेशन की लिस्ट तैयार करना ना। इसलिए जब ज्यादा पॉपुलेशन होती है तो फिर सिंपल रैंडम सैंपलिंग जो है वो सही तरीके से यूटिलाइज नहीं हो। जैसे क्लास है, थोड़ी सी पॉपुलेशन है तो उसमें से आप आराम से सैंपल सेलेक्ट कर लिया, लेकिन अगर आप पूरा स्कूल हो तो उसमें से सिलेक्ट करना हो तो फिर मुश्किल हो जाएगा, या पूरा डिस्ट्रिक्ट हो, पूरी तहसील हो। इन सच केसेस इट इज बेटर टू यूज अ सैंपलिंग अदर। तो जब आपके पास पॉपुलेशन ज्यादा हो तो फिर उसके लिए बेहतर ये है कि आप सिंपल रैंडम के अलावा कोई और सैंपलिंग टेक्निक यूज करते हैं। दूसरा है जी सिस्टमैटिक सैंपलिंग। सिस्टमैटिक सैंपलिंग क्या है? साफ ज़ाहिर ये भी आपके पास प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग की ही सब टाइप है। तो आपके पास इसमें क्या है कि इसमें हम इंटरवल बना लेते हैं। आपके पास है इंटरवल में हम कर लेंगे कि हर 5वां पर्सन, अगर पर्सन से डाटा लेना है यार, हर 10वां पर्सन है उसे आयत का नाम दे देते हैं। आई का कोई भी नंबर हो सकता है, 5वां, 8वां, 10वां। सिस्टमैटिक सैंपलिंग इज अ स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग मेथड in which a sample is selected from population at a regular interval. To perform systematic sampling, the population must first be ordered or arranged। अगर आपने सिस्टमैटिक सैंपलिंग करनी है तो पहले आप अपनी पॉपुलेशन को अरेंज करेंगे, तरतीब लगाएंगे। जैसे रोल नंबर भी है ना, तो बच्चों को भी रोल नंबर के हिसाब से बिठाएंगे, ये नहीं कि रैंडम बिठाएं। तब भी आप आयत नंबर ले सकते हैं ना कि हर 5वां रोल नंबर या हर 10वां रोल नंबर। इन सम वे सच एज बाय अ लिस्ट और अ नंबरिंग सिस्टम, देन अ स्टार्टिंग पॉइंट इज सिलेक्टिंग एट रैंडम। पहला पॉइंट आप क्या करेंगे, रैंडम सिलेक्ट कर लेंगे। तो अब सिस्टमैटिक सैंपलिंग में हम क्या करते हैं, ऑर्डर या अरेंज कर लेते हैं पहले अपनी पॉपुलेशन को। तो फिर इन सच है इन सम वे सच एज बाय अ लिस्ट और अ नंबरिंग सिस्टम, देन अ स्टार्टिंग पॉइंट इज सिलेक्टेड एट रैंडम। कि पहला कोई भी नंबर आप ले लेंगे, जैसे मिसाल के तौर पर आपने 5वां ले लिया, फिर उसके बाद वही इंटरवल आपका चलता जाएगा। एंड सब सीक्वेंट सैंपल आर टेकन एट फिक्स इंटरवल। जैसे मिसाल के तौर पर है सच एज एवरी 10th और एवरी 20th मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन।
और आप कोई भी नंबर जैसे 10th है, 20th है, 30th है, 50th है, 5th है 21st है, कोई भी एक डिजिट रख लेंगे, फिर उसी तरह से आप तरतीब से डाटा लेते जाते हैं। ये सिस्टमैटिक सैंपलिंग कहलाता है। थर्ड है जी स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग। स्ट्रेटिफाइड में और सिंपल में फर्क यही है कि स्ट्रेटिफाइड में स्टेटा बना लेते हैं। स्टेटा का मतलब आप ग्रुप बना लेते हैं, फिर उनसे आप डाटा ले, वो इंडिविजुअल से ले रहे हैं या आप ग्रुप से डाटा लेते हैं। A stratified sample is a sampling technique in which researcher divide the entire population in different subgroup। कि इंटायर पॉपुलेशन को सब ग्रुप में डिवाइड कर लेंगे, फिर उसके बाद उनसे रैंडमली डाटा लेते जाएंगे एंड देन रैंडमली सिलेक्टेड द फाइनल सब्जेक्ट फ्रॉम द डिफरेंट सैंपल। एडवांटेजेस के जैसे मिसाल के तौर पर आपने ना एक स्कूल से डाटा लेना है, तो आप स्कूल के 3 हिस्से हैं, प्राइमरी पोर्शन, एलिमेंट्री पोर्शन और सेकेंडरी पोर्शन। तो आप डिसाइड कर लें कि आपके पास आपके लेना तो अब स्कूल के टीचर से डाटा है ना, तो आप कहते हैं कि मैंने 50% डाटा लेना है प्राइमरी स्कूल के टीचर से, प्राइमरी पोर्शन के टीचर से, और 30% डाटा लेना है सेकेंडरी एलिमेंट्री पोर्शन से, और 20% डाटा लेना है सेकेंडरी पोर्शन से। इस तरह से आपने पहले सब ग्रुप बना लिए, फिर उसी हिसाब से आप रैंडमली डाटा ले लेते हैं। दिस टाइप ऑफ सैम्पलिंग इज अप्रोप्रिएट व्हेन द पॉपुलेशन हैज डाइवर्सिफाइड सोशल और एथनिक सब ग्रुप। तो आपके पास सोशल सब ग्रुप भी हो सकते हैं, एथनिक वाइज जैसे आपके पास डिफरेंट कम्युनिटी हैं, डिफरेंट मजहब हैं, तो उनसे आपने डाटा लेना है। तो जिस मजहब की तादाद ज़्यादा होती है या जैसे हमारे फिरके भी हैं आपके पास बरेलवी, देवबंदी है, अहले तशी हो गए, अहले हदीस हो गए, जब उनसे डाटा लेंगे तो सबकी परसेंटेज एक जैसी नहीं है, किसी की 60% है, किसी की 20% है, किसी की 12% है, ठीक है ना। तो फिर उसी हिसाब से फिर उन्हीं में से फिर आपने सैंपल भी सिलेक्ट करना है। जिसकी पॉपुलेशन ज्यादा है उसमें से ज्यादा लोगों से आप डाटा लेंगे, जिसकी पॉपुलेशन कम है उनमें से कम से आप जो है वो डाटा लेंगे। डिसएडवांटेजेस क्या है? व्हाइल यूजिंग दिस टाइप ऑफ सैंपलिंग देयर इज अ ग्रेटर चांस ऑफ ओवर प्रेजेंटेशन ऑफ सब ग्रुप इन द सैंपल। लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये है कि जैसे मैंने कहा कि एक की तादाद ही बहुत ज्यादा है, तो उसके ज्यादा लोगों से आपने जब सैंपल लेना है तो उसका रिजल्ट भी फिर साफ ज़ाहिर है कि ज्यादा डोमिनेट होगा। तो ये इसका डिसएडवांटेजेस है। फोर्थ सबसे आपके पास टेक्निक है सैंपलिंग की, क्लस्टर सैंपलिंग। क्लस्टर सैंपलिंग आपके पास क्या है जी? इसमें फिर आपके पास वो इंडिविजुअल्स की बात हो रही है आपके पास इंडिविजुअल्स वाइज, तो और क्लस्टर वाइज फिर हम क्या करते हैं, ओवरऑल इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन या ग्रुप की शक्ल आप इसको ले आते हैं। Cluster sampling may be used when it is either impossible or not visible to collect a complete list of elements that make up the population। क्लस्टर सैंपलिंग उस वक्त होती है, वो जो आपने सिंपल रैंडम सैंपलिंग में पढ़ा था, जब पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो तो उसकी लिस्ट पॉसिबल ना हो। यूजली द पॉपुलेशन एलिमेंट आर ऑलरेडी ग्रुप्ड, और जिसमें पॉपुलेशन के एलिमेंट को पहले से ग्रुप में डिवाइड या किया गया है इनटू, और उसके सब पॉपुलेशन बनाई गई है, एंड लिस्ट ऑफ दोज पॉपुलेशन ऑलरेडी एग्जिस्ट और कैन बी क्रिएटेड। तो ये पॉपुलेशन की लिस्ट जो है वो पहले मौजूद भी हो सकती है और उसे क्रिएट भी किया जा सकता है। एडवांटेजेस क्या है कि दिस टाइप ऑफ सैंपलिंग इज अप्रोप्रिएट फॉर लार्ज पॉपुलेशन, यानी जहां पे सिंपल रैंडम सैंपलिंग अप्लाई नहीं हो सकती वहां क्लस्टर सैंपलिंग अप्लाई करते हैं, और इस तरह से सेव टाइम एंड रिसोर्सेज। जैसे मिसाल के तौर पर आपका एक सिटी है ना, उसमें स्कूल है, तहसील है, तो एक तहसील का एक सरबराह होता है, जैसे डिप्टी डीओ जो है वो तहसील का सरबराह है, तो उसने अपने स्कूल से तमाम स्कूलों से डाटा लेना है, तो वो तमाम स्कूल के साथ अलग अलग से कन्वर्सेशन नहीं कर सकता। तो वो क्या करेगा, 5-6 किलोमीटर की रेंज में एक स्कूल को लैजान बना देगा, उन स्कूलों का सरबराह बना देगा। तो इस तरह से अगर उसके अदारे उसके लोकेलिटी में 50 स्कूल हैं या 100 स्कूल हैं, तो वो क्या करेगा, 10-10 स्कूलों का एक क्लस्टर बना देगा। तो फिर वो क्या करेगा, सिर्फ क्या करेगा, वो 100 स्कूलों को मैसेज भेजने की बजाय वो 10 हेड को अपना मैसेज भेजेगा कि मुझे ये डाटा चाहिए। तो फिर उस हेड की जिम्मेदारी होगी कि वो बाकी तमाम स्कूल से भी डाटा कलेक्ट करके इकट्ठा करके फिर उसको सिर्फ अपने स्कूल का डाटा नहीं भेजेगा, वो बाकी स्कूल का डाटा भी इकट्ठा करके पहुंचाने का जिम्मेदार होगा। तो इस तरह से क्लस्टर बना लिए जाते हैं। समझ आ गई होगी आपको एग्जाम्पल के साथ।
डिसएडवांटेजेस क्या है? इन दिस टाइप ऑफ सैम्पलिंग देयर इज अ ग्रेटर चांस ऑफ सिलेक्टिंग सैंपल दैट इज नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द होल पॉपुलेशन। लेकिन इसके जरिए कहता है ये चांस भी होता है कि क्योंकि फिर हम थोड़ा सा दरमियान में आगे सब टाइप बना ली है, तो इसमें समटाइम जो होल पॉपुलेशन की जो नुमाइंदगी होती है वो भी समटाइम उसका भी चांस होता है कि वो उसके जरिए प्रॉपर सैंपल सिलेक्ट ना हो पाए। तो इस तरह से आपने प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग की मजीद 4 टाइप्स पढ़ी कि आपके पास सिंपल रैंडम सैंपलिंग, सिस्टमैटिक सैंपलिंग, आपके पास ये क्लस्टर सैंपलिंग पढ़ी और स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग। अब हम पढ़ते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग क्या है? अब हम पढ़ते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में फिर फर्दर 4 टाइप्स हैं। कन्वीनियंस सैंपलिंग, स्नोबॉल सैंपलिंग, कोटा सैंपलिंग, जजमेंटल सैंपलिंग। इन दिस टाइप ऑफ सैंपलिंग मेंबर्स ऑफ द पॉपुलेशन डू नॉट हैव इक्वल चांस। तो फर्क समझ आ गया ना? प्रोबेबिलिटी में इक्वल चांस है और नॉन प्रोबेबिलिटी में इक्वल चांस नहीं है सिलेक्ट होने का। तो इसकी फिर आगे 4 टाइप्स आ गई। सबसे पहले कन्वीनियंस है, तो हम सबसे पहले कन्वीनियंस सैंपलिंग पढ़ते हैं। कन्वीनियंस जैसे नाम से ही जाहिर है कि जो पर्सन इजीली आपको अवेलेबल हो। जैसे मिसाल के तौर पर आपको डाटा चाहिए, आप सुबह अंडे लेने चले जाते हैं शॉप वाले के पास, तो शॉप वाला आपके हाथे चढ़ गया, तो आप उसी को कहते हैं चलो आप मेरे हथे तो चढ़ गए, मुझे ही डाटा है, आपसे ही क्यों ना डाटा ले लूँ। ऐसे रात चलते को रोड पे आपके पास से कोई सलाम करने की गलती करता है, तो उसे कहता है आपने मुझे सलाम तो कर लिया, मुझे डाटा देते जाएं। ऐसे बाजार में कोई आपको मिल गया, उसने आपसे बात की, तो आपने उससे डाटा लेना शुरू कर दिया। यानी जो आसानी के साथ आपको मिला उससे आपने डाटा ले लिया, वो रेलेवेंट है या नहीं है, ये कन्वीनियंस सैंपलिंग कहलाता है। इन दिस टेक्निक रिसर्चर रिलाइज ऑन अ अवेलेबल सब्जेक्ट, कि जो भी आपके पास अवेलेबल सब्जेक्ट है उससे आप डाटा ले लेते हैं। जैसे सच एज स्टॉपिंग पीपल्स इन द मार्केट, कि आप लोग मार्केट में लोगों के साथ खड़े होकर हैं या उनको खड़ा करके उनसे डाटा ले लें, या स्ट्रीट कॉर्नर पे हैं एज दे पास, जो कोई आपके पास से गुजरा तो उससे आपने डाटा ले लिया। दिस मेथड इज एक्सट्रीमली रिस्की एंड डू नॉट अलाउ द रिसर्चर टू हैव एनी कंट्रोल ओवर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सैंपल। ये बहुत रिस्की मेथड है और रिसर्चर का बिल्कुल कंट्रोल नहीं होता कि जो सैंपल की नुमाइंदगी होनी है उसके ऊपर उसका किसी भी तरह का कोई कंट्रोल नहीं होता। इट इज यूजफुल व्हेन रिसर्चर वांट्स टू नो द ओपिनियन ऑफ द मैस ऑन द करंट इशू। अगर करंट मैसेज लेवल पे जो है, अगर आपने करंट इशू का ओपिनियन के बारे में ओपिनियन लेना है तो फिर ये बहुत अच्छा है, क्योंकि हर कोई करंट इशू के ऊपर बोल रहा होता है ना, तो उससे फिर जो भी आपको मिलता जाता है उससे आप राय लेते रहते हैं, तो इस तरह मुख्तलिफ लोगों की राय आपके सामने आती है, तो वो फिर वो वाली जो सैम्पलिंग है ये बहुत अच्छी हो जाती है, क्योंकि हर किसी की जुबान के ऊपर वो इशू चल रहा होता है। इट इज नॉट पॉसिबल टू यूज द रिजल्ट फ्रॉम अ कन्वीनियंस सैम्पलिंग टू जनरलाइज अ वाइडर पॉपुलेशन। लेकिन कन्वीनियंस सैम्पलिंग के जरिए लिया गया जो रिजल्ट है उसको वाइडर पॉपुलेशन के ऊपर जनरलाइज नहीं कर सकते। दूसरा है जी आपके पास स्नोबॉल सैंपलिंग। स्नोबॉल सैंपलिंग क्या होती है, इसको मैं ऐसे समझाऊं कि आप में से कभी किसी का वास्ता पड़ा है उसके साथ, रिसर्च इंश्योरेंस कंपनी वाले के साथ कभी, तो जो इंश्योरेंस कंपनी वाला होता है वो आपके पास आता है बीमा पॉलिसी करने के लिए किसी ना किसी रेफरेंस से, और वो आपको कॉल करता है कि मैं फलां पॉलिसी बीमा पॉलिसी से बोल रहा हूँ, इंश्योरेंस कंपनी से बोल रहा हूँ, तो मुझे आपका कुछ टाइम चाहिए, तो मुझे फलां पर्सन ने आपका रेफरेंस दिया है। इसका मतलब वो आपको नहीं जानता था, किसी से आपका रेफरेंस लेके वो आपसे बात करता है। इस तरह फिर वो आपके पास आता है, आपको अपनी सारी कहानी सुनाता है, कहानी डालता है, आपको अपना क्लाइंट बनाने की कोशिश करता है, आपको कहता है किसी ना किसी तरह से आप उसकी कोई पॉलिसी उससे ले ले। आप उसकी बातों से कन्विंस होते हैं या नहीं होते, कन्विंस होकर पॉलिसी ले लेते हैं या रिफ्यूज कर देते हैं, ये अलग से डिबेट है। जब आपकी मीटिंग कंप्लीट होती है तो मीटिंग मुकम्मल होने के बाद वो आपको कहता है कि चलो ऐसे करें कि 3 से 4 लोगों का कांटेक्ट नंबर दे दें जिनको आप जानते हैं, ताकि मैं आपकी मार्फत उनसे मिल लूं। आप चलो पॉलिसी ना करवाएं, आप अपनी मार्फत मुझे 3-4 लोगों का कांटेक्ट नंबर दे दें। तो आप उनको क्या करते हैं, 3-4 लोगों का कर्टसी में कांटेक्ट नंबर दे देते हैं।
तो वो फिर उन 4 नंबर से आपकी मार्फत राब्ता करता है और फिर उन 4 नंबर के साथ जाके अपनी पॉलिसी की बात करता है। वो उसके क्लाइंट बनते हैं या नहीं बनते, लेकिन फिर उन चारों को कहानी डालेगा कि मुझे आप क्या करें, 3-4 लोगों के रेफरेंस दें। इस तरह से 1 से 4, 4 से 16, ऐसे 16 से जो है वो 64, इस तरह से उसकी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। ये तब इस्तेमाल होती है सैंपलिंग जब पॉपुलेशन का पता ना हो या उसका डाटा अवेलेबल ना हो पॉपुलेशन का, उस रिसर्चर के पास, उस पर्सन के पास। तो उस टाइम फिर स्नोबॉल सैंपलिंग सबसे अच्छी टेक्निक होती है। इन स्नोबॉल सैंपलिंग रिसर्चर सेलेक्ट a few people and then with the help of those people select more participant। इस सैंपलिंग के जरिए रिसर्चर पहले थोड़े से लोग सिलेक्ट करता है जिनसे डाटा लेना है, फिर उन लोगों की हेल्प से मजीद लोग या पार्टिसिपेंट सिलेक्ट करता है। इस तरह से है उसके पार्टिसिपेंट बढ़ते जाते हैं। उसके बाद है जी कोटा सैंपलिंग। कोटा जैसे नाम से ही जाहिर है कि ऐसी सैंपलिंग जिसमें हम कोटा बना लेते हैं कि किसी भी एक पॉपुलेशन है उसमें से हम थोड़ा सा स्पेसिफिक कर लेते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आपने फीमेल से डाटा लेना है, तो आप जब फीमेल से डाटा लेने लगेंगे, वो किसी भी प्रोफेशन की हूं, तो आप फीमेल की कैटेगराइज बना लें, कोटा बना लें कि फीमेल जिसमें अनमैरिड फीमेल, मैरिड फीमेल, विडोज फीमेल, डाइवोर्स्ड फीमेल है, 4 कैटेगरी बनेंगे ना। मैरिड में है विदाउट किड्स फीमेल और किड्स वाली फीमेल है, बच्चों वाली फीमेल्स है, और तो इस तरह से 5-6 कैटेगरीज बन गई। फिर आप देख लेते हैं कि मैंने सिंगल जो आपके पास फीमेल है उससे कितने % डाटा लेना है, मैरिड से कितने % लेना है, डाइवोर्स से कितने % लेना है। तो इस तरह से आप, जैसे मैंने मिसाल दी है, इसी तरह से आप एक ही पॉपुलेशन की आगे सब टाइप्स बना के फिर उनसे जब आप डाटा लेते हैं परसेंटेज के जरिए, तो वो आपके पास कोटा सैंपलिंग कहलाता है। A quota sample is one in which units are selected into a sample on the basis of pre-specific characteristics। आप पहले से characteristics, जैसे मैंने आपको फीमेल की characteristics बताई है कि उनको कितने हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है, so that the total sample has the same distribution। और जो total sample है उसकी same distribution of characteristics होगी। हम जो overall population assume करेंगे, assume to exist in the population। usually in quota sampling characteristics may be such as age wise, जेंडर वाइज, रिलीजन वाइज है। इस तरह से जब हम डाटा लेंगे तो वो कोटा सैंपलिंग के जरिए ज्यादा बेहतर डाटा लिया जा सकता है। उसके बाद है जजमेंटल सैंपलिंग या पर्पसिव सैंपलिंग। पर्पसिव सैंपलिंग भी है, ये देख लीजिएगा, ये कौन सा वर्ड ज्यादा बेहतर है अदायगी के हवाले से, या प्रॉपर वर्ड क्या है पर्पसिव। पर्पसिव या जजमेंटल सैंपलिंग कौन सी होती है कि आपने जिस पर्पस के लिए डाटा लेना है आपका सब्जेक्ट रेलिवेंट हो उस पर्पस के हवाले से, ठीक है ना। कि मिसाल के तौर पर आपने केमिस्ट्री के हिसाब सब्जेक्ट के हवाले से डाटा लेना है और टीचर से डाटा लेना है, तो जरूरी है कि वो टीचर केमिस्ट्री सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, ठीक है ना। ये नहीं है कि जिस मर्जी सब्जेक्ट का टीचर हो आप उससे केमिस्ट्री सब्जेक्ट के हवाले से डाटा लेना शुरू कर दें। तो जिस पर्पस के लिए डाटा लिया जा रहा है उस पर्पस को वो सैंपल मीट करता हो तो उसको पर्पसिव सैंपलिंग कहते हैं। इन दिस टेक्निक अ सैंपल इज सेलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ नॉलेज ऑफ पॉपुलेशन एंड द पर्पस ऑफ द स्टडी। इस टेक्निक के लिए जो आप सैंपल सेलेक्ट करते हैं वो किस बेस पे ऊपर होना चाहिए, नॉलेज ऑफ द पॉपुलेशन या पर्पस ऑफ द स्टडी की बेस के ऊपर होना चाहिए। मिसाल के तौर पर when an educational psychologist wants to study the emotional and psychological effects of corporal punishment, he will be created a sample that will include only those students who ever had received corporal punishment। कि अगर एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो डाटा लेने जा रहे हैं कॉर्पोरल पनिशमेंट के असरात का, जो भी बच्चे के ऊपर असरात हो रहे हैं, तो उन फिर अगर तो वो डाटा उन्हीं बच्चों से लेते हैं जिनको कॉर्पोरल पनिशमेंट मिली है, तो
तो वो डाटा ज़्यादा रेलिवेंट हो जाएगा और इस तरीके से लिया गया डाटा पर्पसिव सैम्पलिंग कहलाता है। ठीक है ना। कारपोरल पनिशमेंट पे डाटा लेना है तो वो बच्चे जिनको कारपोरल पनिशमेंट मिली है उनसे जब आप डाटा लेंगे तो ये जजमेंटल सैम्पलिंग या पर्पसिव सैम्पलिंग कहलाएगा। इन दिस केस द रिसर्चर यूज्ड पर्पसिव सैंपल बिकॉज दोज बीइंग सेलेक्टेड fit a specific purpose or description that was necessary to conduct the research। इस तरह से आपका जो सेकंड यूनिट है वो मुकम्मल होता है, जिसमें हमने वेरिएबल और उसकी टाइप्स पढ़ी, जिसमें हमने डाटा और उसकी टाइप्स पढ़ी, जिसमें हमने पॉपुलेशन और उसकी टाइप पढ़ी, जिसमें हमने सैंपल और उसकी टाइप्स पढ़ी। इस तरह से हमारी सेकंड चैप्टर के जो टॉपिक हैं वो मुकम्मल होते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों ने तवज्जो से सुना होगा और आप लोगों को बेहतर अंदाज में समझ भी आई होगी।